14 अक्टूबर 1956 इसी नागपुर नगरी में पवित्र दीक्षा भूमि पर परम पूज्य माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अभूतपूर्व धम्म चक्र प्रवर्तन किया, धम्म क्रांति की। दुनिया के धर्मों के इतिहास में इस क्रांति को एक अभूतपूर्व क्रांति माना जाता है। आज भी अशोक विजयदशमी का दिन है। तिथि बदल गई है, 25 अक्टूबर 2020। उस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का आज 64वां वर्धापन दिन है। इस उपलक्ष्य में मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें सार्वभौम लोक कहता है, उन सब लोगों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। आज के दिन, इस पवित्र दिवस पर, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर मैत्री इंडिया चैनल और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से हम लोग एक व्याख्यानमाला आरंभ कर रहे हैं। इस व्याख्यानमाला में कुल 52 व्याख्यान होंगे। आज का व्याख्यान इस व्याख्यानमाला का पहला व्याख्यान है, पहला पुष्प है। और इस 52 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला का शीर्षक होगा भारतीय संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या अंग्रेजी में हम उसको कहेंगे ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दिन फिर से एक बार अशोक विजयदशमी के दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन 25 अक्टूबर 2020 को मैं फिर से एक बार 64वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, तब तक के कालावधि में सदस्यों ने जितनी भी शंकाएं उपस्थित की, उनका जवाब देना बाबा साहब चाह रहे थे। उस समय एक आक्षेप लिया गया था, आरोप किया गया था कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से भारत में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, वह पाश्चात्य देशों से ली हुई संकल्पना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने उस संविधान सभा के अंतिम भाषण में इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि मैंने यह लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना विदेशों से नहीं ली, पश्चिम के देशों से नहीं ली। यह संकल्पना मैंने बुद्ध से, संघ से ली है। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बताना चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध यह लोकतांत्रिक गणराज्य के आद्य प्रवर्तक हैं। हम संविधान पर बात करने जा रहे हैं, संविधान निर्माता पर बात करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं तथागत गौतम बुद्ध को लोकतांत्रिक गणराज्य का आद्य प्रवर्तक के रूप में सम्मान देता हूँ, मानवंदना करता हूँ, उनके प्रति अपना नमन करता हूँ। इस व्याख्यानमाला में हम माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबोधित करने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन संबोधनों से संबोधित करते हैं। परंतु मैं यहाँ पर इस व्याख्यानमाला में माननीय डॉक्टर अम्बेडकर करके ही उन्हें संबोधित करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि संविधान सभा में माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी को माननीय डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाता था। इसीलिए मैं इस सारी व्याख्यानमाला में संविधान से संबंधित होने की वजह से, संविधान के निर्माण से संबंधित होने की वजह से मैं उन्हें माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करके ही संबोधित करना चाहूँगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस व्याख्यानमाला की प्रासंगिकता क्या है।
इस व्याख्यानमाला की आवश्यकता क्या है? तो इस सवाल का जवाब देने हेतु हम लोग यह पहला व्याख्यान आपको समर्पित कर रहे हैं और इस पहले व्याख्यान का शीर्षक होगा टूटता हुआ संविधान, बिखरता हुआ लोकतंत्र। टूटता हुआ संविधान, बिखरता हुआ लोकतंत्र, इस संकट काल में इस व्याख्यानमाला की प्रासंगिकता, यह इसका शीर्षक होगा। अभी हाथरस प्रकरण सारी दुनिया में, भारत में भी बहुचर्चित प्रकरण है। एक दलित युवती पर अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, मारा गया, पीटा गया और एक प्रकार से उसकी हत्या की गई। एक लोकसत्ता में दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को एक व्यंग्य चित्र आया है। वो मराठी में है मगर मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बड़ा ही प्रासंगिक है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? बलात्कार किया गया, हड्डियां तोड़ दी गई, जुबान काट ली गई और बाद में हत्या भी की गई। आप लोकतंत्र के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। यानी हाथरस प्रकरण का संबंध इस व्यंग्य चित्र में लोकतंत्र की हत्या से जोड़ा गया है, लोकतंत्र के पर हो रहे बलात्कार से किया गया है। जुबान बंद की जा रही है, तोड़ा जा रहा है लोकतंत्र। इसीलिए इस व्याख्यान का शीर्षक है टूटता हुआ संविधान और बिखरता हुआ लोकतंत्र। बाबा साहब माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। महासागर सम अथांग प्रज्ञा के धनी तथा हिमगिरी सम उत्तुंग प्रतिभा के धनी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान सभा में जिन्हें अछूत परंतु कर्म से महापंडित कहा गया, उसी प्रकार मनुस्मृति के दहनकर्ता परंतु संविधान नामक स्मृति के रचयिता और इस युग के मनु करके उनको संबोधित किया। ऐसे महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की गुलामी से मानव के मुक्ति के दर्शन के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी जो है वह मानव के मुक्ति की फिलॉसफी है। धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के जो गुलाम हैं उनके मुक्ति की यह फिलॉसफी है। ऐसे मुक्ति के फिलॉसफी के प्रणेता माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दुनिया में यह जाना जाता है कि भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की संकल्पना आई है वह सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने प्रस्तुत की है। इसीलिए मैं कहूँगा कि संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के प्रथम उद्गाता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टेल द स्लेव दैट शी इज़ ए स्लेव एंड शी विल रिवोल्ट। मैंने यहाँ जानबूझकर ही की जगह पर शी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि आजकल माहौल बदल गया है। स्त्री को समान अधिकार की बात की जा रही है, स्त्री के स्वतंत्रता की बात की रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शी इंक्लूड्स ही। और इसीलिए मैंने कहा है टेल द स्लेव दैट शी इज़ ए स्लेव एंड शी विल रिवोल्ट। यह देशना है किसको? गुलामों को। यह देशना है माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उसके मुक्ति के संघर्ष के लिए। इसमें यह कहा गया है गुलामों की मुक्ति गुलामी कर सकता है, उसके लिए गुलाम को संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष की प्रेरणा देने वाले माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षा, संघर्ष और संगठन, यह मंत्र हैं गुलामों की मुक्ति के लिए। गुलामों ने क्या करना चाहिए? इसका शिक्षित होना है, संघर्ष करना है और ऑर्गेनाइज होना है। इस मंत्र को देकर गुलामों के मुक्ति का मार्ग आलोकित करने वाले प्रकाश पुंज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूँगा कि 20वीं शती के महान दार्शनिक, महान फिलोसोफर माननीय
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दर्शन के, फिलॉसफी के प्रबंध हेतु यह व्याख्यानमाला हम आयोजित कर रहे हैं। हम काय के लिए व्याख्यानमाला आयोजित कर रहे हैं? माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक, राजकीय दर्शन, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रबोधन हेतु यह व्याख्यानमाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं, प्रायोजित कर रहे हैं। दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अपनी एक अलग पहचान है। एक पहचान तो ये है, जैसा आरंभ में मैंने उल्लेख किया है, धम्मचक्र प्रवर्तक, धम्म क्रांति के प्रणेता, धम्म क्रांति के अग्रदूत और भारत से लुप्तप्राय हुए बुद्ध धम्म को फिर से भारत में पुनर्जीवित करने वाले महान दार्शनिक। इसलिए बाबा साहब की पहचान है। दूसरी पहचान है, भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब, माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाना जाता है। एक और भी पहचान है, डेमोक्रेटिक दुनिया में, लिबरल दुनिया में एक और भी पहचान है, जिन्हें हार्ड कोर डेमोक्रेट कहा जाता है। एक हार्ड कोर डेमोक्रेट जिनको कहा जाता है। डेमोक्रेट होना और संविधान का निर्माण, इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि संविधान के माध्यम से माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित किए, जिसके लिए वह 1919 से प्रयत्नशील थे। 1919 से प्रयत्नशील थे। परंतु दुनिया में जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन्हें शायद माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का धम्मचक्र प्रवर्तक या धम्म क्रांति के प्रणेता यह आयाम अधिक अपील करता होगा, अधिक आकर्षक लगता होगा। मगर दुनिया में लिबरल सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, वो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता के रूप में ही अधिक परिचित है, जाने जाते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक दुनिया में। इसीलिए वो कोलंबिया विद्यापीठ के विद्यार्थी थे। 1913 से 1916 तक कोलंबिया विद्यापीठ के विद्यार्थी थे और उस विद्यापीठ ने, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने इस अत्यंत प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी का सम्मान करने हेतु विद्यापीठ परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की। परंतु उससे भी बड़ा काम यह हो गया कि उन्होंने दुनिया के संविधानों के अध्ययन के लिए अम्बेडकर अध्यासन की स्थापना की, जहां दुनिया के विद्यार्थियों को, दुनिया के शोधकर्ताओं को, दुनिया के संशोधकों को दुनिया के संविधानों के अध्ययन की सुविधा प्राप्त है। निश्चित तौर पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी का सम्मान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यह मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ये मान्यता है कि विश्वविद्यालय ने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान निर्माता के तौर पर सम्मान कर अपने आप को सम्मानित किया है, अपने आप को गौरवान्वित किया है। जो देता है वो भी गौरवान्वित होता है और जिसको मिलता है वो भी गौरवान्वित होता है। ऐसी इसको विन विन सिचुएशन पे से कोलंबिया विद्यापीठ स्वयं को गौरवान्वित कर रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का गौरव करके। भारत का संविधान माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की निर्मित है। इस संविधान में यदि समझने की बात है, यदि समझो तो इस संविधान में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का प्रतिरूप है, ऐसा माना जाता है। ये समझने के लिए संविधान पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ये समझने के लिए संविधान सभा डिबेट्स पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए जिन्होंने भी संविधान सभा डिबेट्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि संविधान एक फिलॉसफी है, संविधान एक दर्शन है। किसका दर्शन है? यह संविधान दर्शन है संविधान के निर्माता का, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फिलॉसफी है, दर्शन है, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी कह सकते हैं। और इसीलिए इस व्याख्यानमाला में हम जब भी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे तब हम
डॉक्टर आम्बेडकर नाम के व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। हम व्यक्तियों को गौरवान्वित नहीं करना चाहेंगे, हम व्यक्तियों का उदात्तीकरण नहीं करना चाहेंगे, हम व्यक्ति को महान नहीं बनाना चाहेंगे, उसके महात्म्य का वर्णन हम नहीं करना चाहेंगे, अपितु हम चाहेंगे कि उनके दर्शन का प्रबोधन हो। हम बात करेंगे विचारों की, हम बात करेंगे दर्शन की, हम बात करेंगे फिलॉसफी की। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर नामक व्यक्ति की नहीं, हम फिलॉसफी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा डिबेट्स में ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, मैं व्यक्ति पूजा का विरोधी हूँ, मैं हीरो वर्शिप का विरोधी हूँ। हीरो वर्शिप भारत में बहुत प्रचलित हैं, धर्म संस्थाओं में तो है ही, परंतु राजनीति में भी हीरो वर्शिप प्रचलित है। मोदी की जय, तुम आगे बढ़ो, मोदी महान है, मोदी इज़ इंडिया, यह हीरो वर्शिप है। बाबा साहब उस समय 25 नवंबर 1949 को कहते हैं, यह हीरो वर्शिप अराजकता की ओर ले जाएगी, यह हीरो वर्शिप हमें तानाशाही की ओर ले जाएगी। और आज हम भुगत रहे हैं, आज हम तानाशाही में ही जी रहे हैं। भाषण की स्वतंत्रता नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बोलने की स्वतंत्रता नहीं, और यदि कोई बोलना चाहता है तो उस पर UAPA लगाया जाता है, जिसकी कोई जमानत नहीं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। गत कुछ वर्षों से भारत में एक प्रचलन चल रहा है, व्यक्ति का उदात्तीकरण कर कर, व्यक्ति को गौरवान्वित कर उस व्यक्ति के विचारों की हत्या करने का षड्यंत्र भारत में चल रहा है। और इस षड्यंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखता से सहभागी हैं, और उसी के साथ साथ उस परिवार की सदस्य संस्थाएं भी इसमें सहभागी हैं। प्रयास दो तरह से किए जा रहे हैं, एक व्यक्ति को गौरवान्वित कर कर, व्यक्ति का उदात्तीकरण कर कर, व्यक्ति महात्मा का गुणगान कर कर व्यक्ति की विचारों की हत्या करना, और दूसरा प्रयास राजनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से प्रत्यक्ष उस व्यक्ति के विचारों की हत्या करना। पहला प्रयास RSS कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आम्बेडकर जी को प्रातः स्मरणीय की सूची में रखा गया है। शाखाओं में जो मॉर्निंग को प्रेयर होती है, उस लिस्ट में जो प्रातः स्मरणीय, सवेरे सवेरे जिनका नाम लेकर स्मरण कर कर जिनके प्रति आदर व्यक्त किया जाता है, उस सूची में डॉक्टर आम्बेडकर है। इतना ही नहीं, 2015 में सारे भारत में और दुनिया में माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई, RSS ने भी मनाई। इतना ही नहीं, उसके आगे जाकर, एक कदम आगे जाकर RSS ने 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर नाम के 2 पाक्षिकों के विशेषांक निकाले, जो उनका मुखपत्र है। उसको पढ़िए, चाहिए तो मेरे पास कॉपीज़ हैं, उसको पढ़िए, देखेगा कि व्यक्ति का गौरव करते समय विचारों की हत्या कर दी गई है। बाबा साहब हिंदू धर्म के कभी भी विरोधी नहीं थे, ऐसे विधान उस मैगजीन में किए गए हैं। तो इस प्रकार से विचारों की हत्या, जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध को आत्मसात कर लिया हिंदू धर्म ने, आत्मसात कर लिया, विचारों को ख़त्म नहीं कर सकते तो आत्मसात कर लो और उनको भगवान बनाकर मंदिर में रख दो, नवा अवतार बनाया। मगर हिंदुओं ने भगवान बुद्ध का एक भी विहार नहीं बनाया, एक भी विहार नहीं बनाया। वही प्रक्रिया RSS माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी के बारे में कर रहा है। वह प्रक्रिया शुरू है। आत्मसात कीजिए, व्यक्ति को महान बनाइए, मगर उसके विचारों की हत्या कीजिए। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब समता की, समानता की बात करते हैं, RSS समरसता की बात करते हैं। क्या दोनों समान हैं? दोनों समान हैं? ये परस्पर विरोधी सिद्धांत है। एक जाति व्यवस्था कायम रखना चाहता है, दूसरा जाति व्यवस्था तोड़ना चाहता है।
भाजपा के प्रयास मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। आरएसएस का मुख्य हेतु भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। हिंदुत्व की फिलॉसफी के आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना यह आरएसएस का मुख्य हेतु है। मैं अपने भाषणों में अनेक बार इस पर वक्तव्य कर चुका हूँ, इसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। परंतु आरएसएस और भाजपा जानते हैं कि जब तक माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी की फिलॉसफी जिंदा है, जब तक उनके द्वारा निर्मित संविधान जिंदा है, तब तक भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं हो सकती। यदि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो फिलॉसफी को नष्ट करना पड़ेगा और संविधान को नष्ट करना पड़ेगा, लोकतंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। आरएसएस व्यक्ति महात्मा का प्रयास कर रहा है फिलॉसफी को नष्ट करने के लिए। उसी की एक शाखा, उसी के परिवार की एक संस्था बीजेपी अलग प्रकार से इसमें प्रयोग कर रही है। वो भी प्रयोग संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से ही किया जा रहा है। लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर संविधान को नष्ट करने के, समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, आरएसएस के आराध्य हिटलर है। बाबा साहब भी आराध्य मानते हो। आरएसएस के आराध्य हिटलर है, आरएसएस के आराध्य मुसोलिनी है। हिटलर ने संविधान द्वारा लोक निर्वाचित प्रतिनिधि बनकर सत्ता में आकर जर्मनी का संविधान नष्ट किया था, हुकुमशाह बन गया था, तानाशाह बन गया था और दुनिया को दूसरे महायुद्ध की खाई में उन्होंने ढकेल दिया था। इतना विनाशकारी वह था। वही इनका आदर्श है। यहाँ पर संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से बीजेपी और आरएसएस सत्ता प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास, सफल प्रयास, इसके पहले भी किए गए प्रयास, पहला सफल प्रयास 2003 में गुजरात विधानसभा में किया गया। 2002 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2002 में गोधरा कांड हुआ, करीब 2000 से ऊपर मुसलमानों की हत्या की गई और इसके चलते नरेंद्र मोदी ने समय से पहले ही गुजरात विधानसभा का निर्वाचन घोषित कर दिया। सिंपल था कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर गुजरात में सत्ता प्राप्त करना। मोदी जी इसमें सफल हुए, मोदी जी इसमें सफल हुए और 2003 से लेकर तो आज तक भाजपा गुजरात में सत्ता में है। एक साल का भी खंड नहीं। क्यों? क्योंकि गुजरात में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का प्रयोग सफल रहा। बाद में गुजरात में जिन्होंने प्रयोग सफल किया, उन्हीं मोदी को आरएसएस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया 2014 में के लोकसभा इलेक्शन में। उन्हीं मोदी को गुजरात में सफल प्रयोग किया, उन्हीं मोदी को 2003 से तो 2014 तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सफल प्रयोग किया हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का और वही प्रयोग 2014 में किया गया और पहली बार बीजेपी बहुमत से सत्ता में आई, केंद्र शासन भारत के स्तर पर। दूसरी बार 2019 में वही प्रयोग रिपीट किया गया और उसके चलते फिर से बीजेपी अधिक बहुमत से सत्ता में आई, अधिक बहुमत से सत्ता में आई। गुजरात में जो बहुमत प्राप्त हुआ था, 2014 में मोदी जी को जो बहुमत प्राप्त हुआ था, 2019 में जो लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ था, इसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं कहा जाता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भाषा में इसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं कहा जाता। इसको बहुसंख्यकों की धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर प्राप्त बहुमत कहा जाता है। इसको मेजॉरिटेरियन रूल कहा जाता है, बहुसंख्यकों की तानाशाही कहा जाता है। और क्यों सफल हुआ है? यह इसलिए सफल हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले दंगे करवाए गए, उत्तर प्रदेश का वातावरण बिगाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2014 में 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिली। क्यों मिली?
क्यों मिली? इसलिए मिली कि दंगे करवाए गए और हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया। घर घर जाकर राखियां बांधी गई, महिलाओं को कहा गया कि ये बलात्कार करेंगे तुम पर, कहा गया, और इसके चलते हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया गया। 2019 में अलग ढंग से यह प्रक्रिया शुरू की गई। इसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं कहते, इसको बहुसंख्याकवादी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। 1940 में सावरकर जी ने यह मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोकशाही को, लोकतंत्र को मानते हैं, पर कितना? उतना ही, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, इतना ही मानते हैं, इसके आगे नहीं। यदि यह सिद्धांत लागू किया जाता है डेमोक्रेसी में, बिना किसी समुदाय को कोई भी आरक्षण और संरक्षण दिए ये सिद्धांत लागू किया जाता है, तो हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू हो तो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर कर हिंदू सत्ता में आएंगे और हिंदू सत्ता में बने रहेंगे। 2003 से 2020 तक गुजरात में बीजेपी सत्ता में है, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण सफल हुआ। 2014 से अभी 2024 तक बीजेपी केंद्र में सत्ता में रहेगी, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर कर। जब धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण करके सत्ता प्राप्त की जाती है तो उसको एक पक्ष की तानाशाही कहा जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी, उसको एक पक्ष की तानाशाही कहा जाता है। आज देखिए, आंखें खुली रखकर देखिए, कान खुले रखकर देखिए, अपने दिमाग को जरा ओपन कीजिए और देखिए, आज हम तानाशाही में जी रहे हैं। हमने 1950 में संविधान की स्वीकृति पर सफ़र किया था बहुपक्षीय डेमोक्रेसी की ओर। 2014 में मोदी ने घोषणा की, 2014 में मोदी ने घोषणा की कि हम कांग्रेस को भारत से समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, अर्थात विरोधी पक्ष मुक्त भारत। बिहार के चुनाव नज़दीक में है और सारे पेपर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बीजेपी की दोस्ती कर कर नीतीश कुमार का अस्तित्व, बाकी का क्या होगा मालूम नहीं, मगर दोस्ती कर कर अस्तित्व समाप्त करने की प्रक्रिया हर जगह पर की जा रही है। नीतीश कुमार का कोई भवितव्य नहीं है, समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग बहुपक्षीय लोकतंत्र से एक पक्षीय तानाशाही की ओर जा रहे हैं। संविधान कायम रहेगा। मोदी जी संविधान को हाथ नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी ने संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जो संविधान विरोधी हो, ऐसा संशोधन नहीं किया। मोदी जी संविधान को छुएंगे। लोकतंत्र के नाम पर चुनाव होते रहेंगे, चुनाव भी होते रहेंगे, मगर चुनकर कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। उनके बाद कौन आएंगे? उनका जो भी वारिस होगा, अमित शाह हो सकते हैं या योगी आदित्यनाथ हो, वो चुनकर आएंगे, परंतु चुनाव होते रहेंगे। परंतु यह चुनाव पॉलिटिकल मेजॉरिटी की ओर नहीं ले जाएंगे, यह लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले चुनाव होंगे। जैसे चाइना में भी चुनाव होते हैं, रशिया में भी चुनाव होते हैं, परंतु वहाँ एक पक्ष की तानाशाही है। फर्क इतना है कि चाइना में जो चुनाव होते हैं, चाइना में जो सत्ता है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी पर आधारित सत्ता है, कम्युनिज्म पर आधारित सत्ता है। रशिया में जो सत्ता है उसकी भी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। भारत में पॉलिटिकल फिलॉसफी को कोई जगह नहीं है, यह धर्म सत्ता होगी, धर्म पर आधारित सत्ता होगी। और इस प्रकार से तानाशाही की ओर हम जा रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। क्या होगा इसका अर्थ? हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय भी कहते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हिंदू धर्म में शूद्र, अति शूद्र या अवर्ण या अछूत और महिलाएं धर्म की, वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की दास हैं, गुलाम हैं। आने वाला समय वही होगा। उस हाथरस की लड़की पर बलात्कार हुआ और पुलिस कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। हमारी स्थिति
तो हम क्या होंगे? हम मतलब शूद्र, हम मतलब अछूत, पूर्वाश्रमी के, आज के अनुसूचित जाति, हम मतलब जनजाति, फिर से धर्म व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के गुलाम के चुन कर आएंगे, मगर मोदी जी के चरण छूने वाले लोग चुन कर आएंगे। मोदी जी का विरोध करने वाले लोग चुनकर नहीं आएंगे, मोदी जी के चरण छूने वाले लोग आएंगे। और अल्पसंख्याक, धार्मिक अल्पसंख्याकों को क्या होगा? इसके लिए पढ़िए वी और आवर नेशन डिफाइंड बाय माननीय एम.एस. गोडवलकर जी को पढ़िए। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्याक जो है वह धार्मिक अल्पसंख्याकों के लिए भारत में कोई स्थान नहीं होगा। रहना है तो सेकेंडरी सिटीजन, सब स्टैंडर्ड सिटीजन करके रहना होगा, अन्यथा नहीं रहना होगा। इसका सारा परिणाम एक हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चर कहता है, वह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत खत्म हो रहा है। जब भी धर्मनिरपेक्षता खत्म होगी, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 25 खत्म हो जाएगा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा। और यह खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे? राम मंदिर का भूमि पूजन कौन होस्ट था? यजमान कौन था? यजमान थे मोदी जी, यजमान थे योगी आदित्यनाथ जी, यजमान थी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। ये तीनों ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है। संवैधानिक पद पर बैठे होने के बाद भी जब एक विशिष्ट धर्म के कार्यक्रम में आप जाते हो तो आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की हत्या करते हो, ऐसा मानना पड़ेगा। और यह ऐसा ही है। क्या मैं भारतीयों को पूछता हूँ, संविधान को मानने वाले भारतीयों को पूछता हूँ, क्या ऐसा भारत चाहिए जो हिंदू राष्ट्र हो? क्या ऐसा भारत चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, शूद्र और महिलाएं फिर से गुलाम हो? क्या ऐसा भारत चाहिए जिसमें अल्पसंख्यकों को सब स्टैंडर्ड सिटीजन का दर्जा दिए जाने वाले? ऐसा चाहिए। जो भारतीय हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भारतीय हैं, जो संविधान को मानता है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। यदि ऐसा नहीं चाहते हैं और संविधान बना रहे यह चाहते हैं, संविधान का दर्शन बना रहे यह चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं चाहते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रबोधन आवश्यक है। बिना उसके प्रबोधन के यह नहीं। यह लड़ाई जो है हिंदुत्व विरुद्ध डेमोक्रेसी की लड़ाई है। यह लड़ाई जो है मनुस्मृति विरुद्ध संविधान की लड़ाई है। मनुस्मृति फिलॉसफी है, हिंदुत्व फिलॉसफी है। फिलॉसफी का जवाब फिलॉसफी से ही दिया जा सके। आज भारत में देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को, मनुस्मृति को कौन सी फिलॉसफी पर्याय हो सकती है? जो डेमोक्रेटिक हो, जो लिबरल हो, कौन सी फिलॉसफी है? एक ही फिलॉसफी है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की, और इसीलिए उसके प्रबोधन की आवश्यकता है। एक जगह पर पुणे में बाबा साहब ने 1943 में एक भाषण दिया था महादेव गोविंद रानडे की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में। वहाँ वो कहते हैं, मैजिनी को कोट करते हैं, मैजिनी इटली के थे। मैजिनी ने एक बार कहा था, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उनके महान विचारों की नहीं। दुनिया में यह प्रचलित है, men are mortal but not the thoughts। आदमी मरता है परंतु उसके विचार कभी नहीं मरते। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, यह गलत बात है। आदमी जैसे मरता है वैसे उसके विचार भी मरते हैं। जिस प्रकार से पौधों को शीशा नहीं गिराएगा तो पौधा मर जाएगा, मुरझा जाएगा, उसी प्रकार से विचारों का प्रबोधन नहीं किया जाएगा तो विचार भी समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए विचारों का प्रबोधन आवश्यक है। और हम इस विचार के प्रबोधन की प्रक्रिया, इस फिलॉसफी के प्रबोधन की प्रक्रिया, इस दर्शन के
प्रबोधन की प्रक्रिया आज से 25 अशोक विजयादशमी 25 अक्टूबर 2020 64वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का वर्धापन दिवस 64वां दिवस, इस दिन पर हम यह अभियान, प्रबोधन का अभियान आरंभ कर रहे हैं। यदि संविधान को जीवंत रखना है, यदि डेमोक्रेसी को जीवंत रखना है, यदि गणराज्य को जीवंत रखना है, तो माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की सामाजिक, आर्थिक, राजकीय दर्शन जीवंत रखना है, तो इस दर्शन को जानना होगा, इस दर्शन को समझना होगा, और दर्शन को जानकर समझकर ही जो इसको ख़त्म करने वाला दर्शन आगे आ रहा है, जिसको हिंदुत्व की फिलॉसफी कहते हैं, जिसको गीता की फिलॉसफी कहते हैं, इस फिलॉसफी का से संघर्ष करने के लिए यह प्रबोधन आवश्यक है, क्योंकि आज की स्थिति में इसके सिवाय और कोई भी फिलॉसफी पर्यायी फिलॉसफी के रूप में, ऑल्टरनेटिव के रूप में अवेलेबल नहीं है। न तो गांधी की फिलॉसफी है, ना तो साम्यवादियों की फिलॉसफी है, बाकी फिलॉसफी है ही कितने भारत में, कोई फिलॉसफी पर्याय नहीं बन सकती। और इसीलिए इस दर्शन के प्रबोधन के हेतु कौन सा दर्शन? लिबरल डेमोक्रेटिक फिलॉसफी का दर्शन, सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक फिलॉसफी का दर्शन, सामाजिक, माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की सामाजिक आर्थिक फिलॉसफी का प्रबोधन हेतु हम यह व्याख्यानमाला प्रायोजित कर रहे हैं, यह व्याख्यानमाला आयोजित कर रहे हैं। हम यह प्रयास, यह व्याख्यानमाला माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भारत के सार्वभौम लोगों को समर्पित करते हैं। ये व्याख्यानमाला किसको समर्पित है? संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिसको भारत का संविधान सार्वभौम लोग कहता है, उनको हम समर्पित करते हैं और दर्शकों से अनुरोध करते हैं, इसको देखिए, जानिए, समझिए और संभव हो तो अप्रिशिएट कीजिए, संभव हो तो अप्रिशिएट कीजिए। यह व्याख्यानमाला 52 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला है। इसके बाद प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 साढ़े 8 बजे यह व्याख्यानमाला आपको दिखाई जाएगी। यह व्याख्यानमाला मैत्री इंडिया चैनल पर आपको दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी, दर्शकों को उपलब्ध। इसका अगला एपिसोड होगा साउथ बरो समिति समक्ष मताधिकार संबंधी माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की साक्ष्य, अछूतों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद और मेरी मंगल।